भारत देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। आज भी इस बात को मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। बीइंग अ फाउंडर, आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं? बशीर भद्र साहब की एक लाइन है, ये फूल कोई विरासत में नहीं मिले, काश कभी तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर देखा होता। तो हर फाउंडर की यात्रा बिल्कुल ऐसी है। हमारे देश में जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हेल्थ एजुकेशन नहीं एग्जिस्ट करती। अगर आपको यह सिखा दिया जाए कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो, तो डॉक्टर की कहाँ जरूरत रह जाती। कुछ दिन के बाद आईवीएफ सेंटर्स के बाहर लिखा होगा असली आईवीएफ सेंटर यही है, बाकी सारे नकली हैं। गट्टानी साहब अपने बनाए हॉस्पिटल में 2.5 साल एडमिट रहे ब्रेन हेमरेज के कारण। पीजीआई के मेडिकल कॉलेज के वर्ल्ड वाइड डॉक्टर पूरे देश के अपोलो के हॉस्पिटल और गट्टानी साहब को बचा नहीं पाए, तो गट्टानी साहब स्वर्गवासी हो गए। बम्बई के सबसे बड़े हार्ट सर्जन जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का हार्ट ऑपरेशन किया, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। सिंगर्स को कहते हैं कि बहुत बढ़िया लंग्स होते हैं, हार्ट बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि गाना गाते गाते खत्म हो गया। 31 साल के बच्चे का हार्ट पता है कितना मजबूत होता है? अगर हार्ट पंप कर दिया जाए ऐसे कम में 40 मंजिल तक उसका खून चला जाएगा। ये जो पिज्जा के ऊपर आप क्रीम लगा खाते हो ना, डबल चीज बर्गर, डबल चीज पिज्जा, यहाँ पे जो दुनिया में जो चीजें नहीं बिकती हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स पूरी दुनिया में बैन है, वो भारतवर्ष के अंदर दबा के बिकती है। जेनजी वर्सेस मिलेनियल, उन दोनों कैटेगरीज के साथ काम करके आपको क्या लगता है? चाइना में जाइए, हर व्यक्ति चाइनीज बोलता है। जापान में जाइए, हर व्यक्ति जापानीज बोलता है। वेरी ट्रू। अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है। लेकिन भारत का हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझता है। मैंने आज तक नहीं बोली। सर, आपने जैसे अभी बताया कि सरकार कई सारी योजनाएं लाते हैं जनता के लिए, उसमें से एक योजना है आयुष्मान कार्ड। रिपोर्ट में बना दिया तुम्हारे पेट में स्टोन है नहीं, हॉस्पिटलाइज हो गया बंदा, ऑपरेशन हो गया और आयुष्मान कार्ड से पैसे आ गए। अगर आपको मौका मिले तो ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी जो आप बदलना चाहेंगे? क्या आप एक फाउंडर की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं अपलॉम हेल्थ केयर के फाउंडर मिस्टर पुष्कर मिश्रा सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप बीइंग अ फाउंडर, आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, अभी पर्सनल लाइफ उसकी होती है जो एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चला जाए। नहीं तो फाउंडर, जितने भी फाउंडर दुनिया में हुए, उन्होंने दिन रात एक किया, तभी वेंचर एस्टेब्लिश हुआ। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये लग्जरी है कि आज मैं छुट्टी ले सकता हूँ, आज मैं घूमने जा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक ही मोटो दिन रात था कि मेरे बिज़नेस को मुझे इस्टेब्लिश करना है। तो अगर आप पूछें आज कैसे मैनेज करते हैं, तो बहुत सिंपल है। हम हमारे दिन को 3 भाग में बांट देते हैं। 8 8 8, ठीक है। 8 घंटे सोने के, नहाने के, खाने के। 8 घंटे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जिसके अंदर आप कुछ पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या आप कुछ खेल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, बच्चे के साथ समय बिता सकते हैं, और कम से कम 8 घंटे अपने काम के। तो आज ये सिचुएशन है कि हम 3 पार्ट में अपने दिन को बांट सकते हैं। लेकिन जब हमने स्टार्टअप किया था तो 24 घंटे भी ऐसा लगता था कि कम है। तो फाउंडर की जर्नी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में ये डिफरेंस है। और कभी कभी आज भी ऐसा होता है कि अगर वर्कलोड है तो ये केवल 8 घंटे ही नहीं होते, ये 12 घंटे भी कन्वर्ट होते हैं। तो क्योंकि आज भी हमारी यही प्राथमिकता होती है कि वर्क इज़ वर्शिप। तो फाउंडर की जर्नी में जब आप किसी भी एम्पायर को बनाने का प्रयास करते हो, एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हो, या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को में कुछ
एक इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास करते हो तो कुछ भी पर्सनल नहीं होता। सिर्फ राइट। एक चीज होती है कि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे ही यदि आपको चिड़िया की आंख दिख रही है तब तो आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, आप फाउंडर कहलाने के लायक रहते हो। अदरवाइज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बंद हो गया। तो बशीर भद्र साहब की एक लाइन है, ये फूल कोई विरासत में नहीं मिले, काश कभी तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर देखा होता। तो हर फाउंडर की यात्रा बिल्कुल ऐसी ही है। सर, अभी जैसे आपने लाइन बोली, कांटों भरा बिस्तर देखा होता। कोई एंटरप्रेन्योर अगर अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कर रहा है तो ऐसे कौन से 5 रिस्क हैं जो उसकी जर्नी में आते ही आते हैं? एक फिल्म का डायलॉग है, अगर रिस्क नहीं तो फिर इश्क नहीं। अगर आपको आपके बिजनेस से, आपके काम में इश्क है, आप उसकी मोहब्बत में डूबे हैं, प्यार में डूबे हैं, तो फिर आप कितना बड़ा भी आपके सामने समंदर है वो आप लांघ जाते हैं। तो मुझे लगता कोई रिस्क नहीं है बिजनेस। हमारे देश के अंदर हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दिया, चाहे धीरू भाई अंबानी जी हों, चाहे अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के ओनर हैं वो हों। ये बहुत सारे यंगस्टर्स आज के समय में आ गए जो जिन्होंने आइडियाज़ के दम पे, अपने हार्डवर्क के दम पे इस्टेब्लिशमेंट किया। तो रिस्क नहीं है तो फिर मैं तो इश्क कहाँ है? राइट तो सर। अपने प्यार से, अपने बिजनेस से प्यार करो तो आपको रिस्क नहीं लगेगा। आई डोंट थिंक कि कोई भी काम करने का कोई रिस्क होता है, बस केवल एक चीज़ होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है कि जब मुझे कोई करना है तो करना है। किसी ने भी, जिसने भी किया उसने ऐसे ही किया है। लाइफ को, अपनी लाइफ का रिस्क लिया, अपने करियर का रिस्क लिया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया। सपोज आप एक एग्जाम्पल है, अभी हाल में बहुत ही चर्चा का विषय रहा सुशांत सिंह राजपूत। उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 7 थी आईआईटी में। एक दिल्ली कॉलेज का से वो जाके उसने टारगेट किया कि मुझे जो जाके फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। उसने अपने पूरे कैरियर का रिस्क ले लिया। ठीक है, कोई जॉब कर रहा होता जाके रिस्क लेते था। हरियाणा इतने बड़े सिंगर हैं, इंजीनियर थे। जवागल श्रीनाथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इतने बड़े क्रिकेटर बने। तो लाइफ में इन लोगों ने तो अपनी पूरे पूरे कैरियर का रिस्क ले लिया और एक नई इंडस्ट्री को डेवलप करने का पूरा प्रयास किया। तो आपको जो आप कर रहे हो इसको कह सकते हैं सेल्फ बिलीव, कि खुद पे आपको यकीन है कि नहीं। अगर खुद पे यकीन है तो मुझे नहीं लगता रिस्क जैसी कोई चीज़ें कहीं एग्जिस्ट करती। अपलॉम हेल्थ केयर जो आपने ये बनाया है, इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो बीइंग इन अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आप क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं या ऐसा कोई एक थॉट है आपका जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? हेल्थ केयर नाम से जाहिर है हमारा मकसद ही है एक स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। और कोई भी देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वो स्वस्थ ना हो। अगर स्वस्थ नहीं है तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? हमारे देश में जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हेल्थ एजुकेशन नहीं एग्जिस्ट करती। अगर इंसान को, बच्चे को जन्म से ही डूज एंड डोंट सिखा दिए जाएं तो किसी को भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। डॉक्टर की ज़रूरत क्या है? जब आप बीमार पड़ते हो। अगर आपको यह सिखा दिया जाए कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो तो डॉक्टर की कहाँ ज़रूरत रह जाती? कहीं नहीं। कोई स्वस्थ व्यक्ति क्या डॉक्टर के पास सर्जरी कराने जाता है? अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको आपको ये सिखा दिया जाए कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या आपको इनटेक करना है, क्या इनटेक नहीं करना है। तो ये डूज एंड डोंट्स की हमारे देश में बहुत कमी है और सबसे बड़ा इसका कारण है एजुकेशन सिस्टम। जो आज के समय में एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न और इसको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ
कि हमारे देश का तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक है, दूसरी तीसरी महिला एनेमिक है, हर 2-3 महिलाओं में से एक महिला को थायराइड की बीमारी मिल जाती है। 40-45 साल या मैक्सिमम 50 साल से ऊपर इंसान जब जाता है तो उसके घुटने बोल चुके होते हैं। इसके अलावा बीपी हो गया, डायबिटीज मैंने आपको बताया 3-4 में से एक। भारत, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये जो दौर है, जो पुराने समय के जो लोग थे उन्होंने तो इस एज में आके हुआ उनके साथ। अभी जो यंगस्टर है जिसको कुछ भी खाने पीने का आइडिया नहीं है या आइडिया है भी, तो आज उनको उतनी शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पा रही, न शुद्ध हवा मिल पा रही है उतनी जितनी हमारे पिताजी को मिली या उसके बाद हमें मिली। ना आज के यूथ को उतनी शुद्ध हवा मिल पा रही है, ना उतना शुद्ध खाना मिल पा रहा है, ना ही उतना शुद्ध पानी रह गया है। साथ में इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। अभी मैं हाल में एक बर्थडे पार्टी में गया, वहाँ पे सब पढ़े लिखे व्यक्ति, सब अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो बर्थडे पार्टी थी उसमें कोई ऐसा आइटम नहीं था जो हेल्दी हो। और एक बच्चा कितनी आइसक्रीम खाया होगा कोई लिमिट नहीं है, कितनी उसने नूडल्स खाए होंगे पता नहीं, कितने उसने स्प्रिंग रोल खाए होंगे पता नहीं, कितना पिज्ज़ा खाया होगा पता नहीं। राइट। और कोल्ड ड्रिंक, छोटे छोटे 2.5-3 साल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मैं बड़ा द्रवित था, ये जो बच्चा आज कोल्ड ड्रिंक पी रहा है इसकी बहुत नन्ही नन्ही सी आंतें, मासूम सी। वैसे भी जो हमारी इंटेस्टाइन है आते हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं, और इस बच्चे की कितनी सॉफ्ट होंगी। और कोल्ड ड्रिंक कंप्लीटली एसिडिक। राइट। ये जो चाउमीन है इसके अंदर तमाम सारे विनेगर्स पड़े हुए हैं और है तो कंप्लीट मैदा ही। राइट। तो बच्चे जो आज के समय में ग्रोन अप हैं, जो ग्रोइंग हैं, इनकी सिचुएशन अगले 15-20 साल के बाद जब ये 20, 25, 24, 30 के होंगे तो क्या सिचुएशन होगी भारत के अंदर हेल्थ केयर की, ये सोच के मन घबरा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतवर्ष के जागरूक होना जरूरी है। अगर आप आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो तो मुझे लगता है कि आप आपके साथ कुछ क्राइम कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट योर हेल्थ। आज के समय कह सकते हैं नीड ऑफ आवर है। तो इसलिए मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी, बहुत आनंद है कि मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्रतिदिन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता हूँ। बहुत बारी मन में ग्लानि भी होती है, कि तकलीफ होती है कि यार इतना समझाते कोई नहीं समझता। फिर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक जंगल में आग लग गई तो सारे पक्षी उड़ के दूसरी जगह चले गए। तो एक चिड़िया थी जो बगल की नदी से चोंच में भर के पानी ला रही थी और जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो सब पक्षियों ने उसको ये फालतू का काम करते हुए देखा। तो बहुत देर जब हो गई देखते देखते तो सारे पक्षियों ने उसको घेर लिया और घेरने के बाद पूछने लगे कि तुम्हारी चोंच में पानी ला के बुझाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जो उत्तर दिया बड़ा बहुत ही प्यारा उत्तर था कि इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम तमाशगीर में नहीं होगा कि मैं तमाशा देख रहा था। एटलीस्ट मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा। तो मुझे मालूम है पूरे देश के अंदर आग लगी है, बहुत भीषण आग लगी है। प्रत्येक व्यक्ति की सेहत रेडार पे है। कभी भी किसी को इस देश में हार्ट अटैक हो जा रहा है, कभी भी किसी को कैंसर निकल आ रहा है, कभी किसी का लीवर सोराइसिस निकल आ रहा है, किसी को थायराइड हर घर की महिला को है। ये क्या बोलते हैं, पीसीओडी ना, पीसीओडी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुकुरमुत्ते के जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते एक पौधा होता है निकल आता है, वैसे ही गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं।
कुछ दिन के बाद आईवीएफ सेंटर्स के बाहर लिखा होगा असली आईवीएफ सेंटर यही है, बाकी सारे नकली हैं। तो इस तरीके की कंडीशन है। छोटे से बड़ा अस्पताल चले जाइए, सब के सब भरे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि परसों में एक व्यक्ति हैं अनूप मिश्रा, उनके साथ बैठा था, वो आए थे मिलने। वो अवध हॉस्पिटल में हार्डवेयर का जो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर लगे उसका काम करते हैं। अवध के गट्टानी साहब जिन्होंने अपोलो बनवाया, अपोलो मेडिक्स है, जो मेडिक्स है वो गट्टानी साहब का। गट्टानी साहब लखनऊ के बड़े रिनॉन्ड फिजिशियन रहे और गट्टानी साहब ने बनवाया, तो वो अपोलो का भी काम पूरा हार्डवेयर का देखते। तो ऐसे ही मैं चर्चा उनके साथ कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अपोलो लखनऊ अपोलो 300 बेड का हॉस्पिटल है और आज के समय में अपोलो में एक भी बेड खाली नहीं है। आपको पता है गट्टानी साहब की मृत्यु कैसे हुई? इतने बड़े फिजिशियन जिन्होंने अपोलो मेडिक्स बनाया, अपोलो की फ्रेंचाइजी सब हम लोग कहते हैं अपोलो, अपोलो मेडिक्स है, तो अपोलो उसको मैनेज करता है। ओके। गट्टानी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ, तकरीबन 2-2.5 साल अपोलो में गट्टानी साहब एडमिट रहे, अपने ही बनाए हॉस्पिटल में, जिसका रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे उन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था। कोविंद साहब ने जब इनॉग्रेशन किया, गट्टानी साहब के फोटो, मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था क्योंकि गट्टानी साहब को मैं बहुत पहले से जानता था। आज भी मेरे मोबाइल में गट्टानी सर का नंबर सेव है। तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था जब राष्ट्रपति महोदय आए थे फीता काटने। गट्टानी साहब अपने बनाए हॉस्पिटल में 2.5 साल एडमिट रहे ब्रेन हेमरेज के कारण, और पूरे देश के डॉक्टर्स लगे थे, न केवल अपोलो के, पीजीआई के, मेडिकल कॉलेज के, वर्ल्ड वाइड डॉक्टर पूरे देश के अपोलो के हॉस्पिटल, और गट्टानी साहब को बचा नहीं पाए। तो गट्टानी साहब स्वर्गवासी हो गए। समझिए, तो ये है हेल्थ केयर सिस्टम। आप सुनते होंगे बंबई के सबसे बड़े हार्ट सर्जन जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे का हार्ट ऑपरेशन किया, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। आज के समय में सुरक्षित कौन है? कहते बड़े खुश रहो, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हार्ट अटैक हो जाता है, वो तो बड़ा खुश रहता था। सिंगर्स को कहते हैं कि बहुत बढ़िया लंग्स होते हैं, हार्ट बड़ा मजबूत होता है, कि गाना गाते गाते खत्म हो गए। क्या उम्र थी जाने की? सिद्धार्थ शुक्ला इतना बड़ा एक्टर, और ये सब नाम वो हैं जो बड़े फेमस हैं। हमारे मोहल्लों में, आसपास, घरों में ये घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं। अब आप सोच रहे हो कि ये यार अचानक किसी 31 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। 31 साल के बच्चे का हार्ट पता है कितना मजबूत होता है? अगर हार्ट पंप कर दिया जाए ऐसे कम में 40 मंजिल तक उसका खून चला जाएगा। इतनी ताकत उसके हार्ट के अंदर होती है, इतना मजबूत उसका हार्ट होता है। हार्ट अटैक कैसे हो गया? ये जो पिज्जा के ऊपर आप क्रीम लगा खाते हो ना, डबल चीज बर्गर, डबल चीज पिज्जा, साथ में कोल्ड ड्रिंक, उसमें खूब सारे आइस क्यूब पड़े, जो आपको किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो रेस्टोरेंट वाले बड़े आदमी है ना, बहुत मुझे परेशान कर सकते हैं। तो आइस क्यूब भरे हैं, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है और पिज्जा बर्गर आप खा रहे हो। समझने का प्रयास करिए कि जब आप कोई भी चीज खाते हो तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि प्रज्वलित होती है, और जब जठराग्नि प्रज्वलित होती है और आपने अग्नि प्रज्वलित हुई, इस पे पानी डाल दिया, अब पानी नहीं, आपने उसके ऊपर ठंडा आइस क्यूब चिल्ड पानी डाल दिया, तो क्या हुआ? वो जठराग्नि समाप्त हो गई, यानी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट एकदम 0 हो गया। ये क्या है? हमारे देश के लिए एक ऊपर बड़ी साजिश। इसको समझ नहीं पाएगा आम आदमी। आम आदमी मस्ती में मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके घर में भी चीजें हो रही तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। अमेरिका से आया वेस्टर्न फूड और भारत के फूड के कल्चर को पूरी तरीके से डिस्कार्डेड कह दिया गया कि साहब ये जो चीजें हैं डिस्कार्डेड हैं। अमेरिका का कल्चर हिंदुस्तान में लाइफ स्टाइल बन गया।
फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सबको खरीद लिया गया, इवन वैज्ञानिकों को उनके मुंह से भी कहला दिया गया। और वो अमेरिकन सिस्टम, वो अमेरिकन रेस्टोरेंट्स हिंदुस्तान में आ गए। अब जितनी फार्मास्यूटिकल बड़ी कंपनियां सब उठा के देख लो कहाँ की हैं। जितनी अस्पतालों के अंदर मशीनरी सप्लाई करने वाली कंपनियां उठा के देख लो कहाँ की है। सब इंटरनेशनल। पहले भारत के लोगों की सेहत खराब करो, फिर बीमार पड़े तो उनका इलाज करो। ये क्या है? एक षड्यंत्र है, ठीक। और भारत की चीजों को इतना डिस्कार्डेड कर दो, इतना डिस्कार्डेड कर दो कि भारत के लोग अपनी आयुर्वेद पे, अपनी प्राकृतिक चीजों पे, अपनी जड़ी बूटियों पे ही संदेह करने पड़े, वो मजाक मीम्स बनने लग जाए उनके ऊपर। राइट। लेकिन उनके देश में जब हल्दी करक्यूमिन बन जाए तो वो कैंसर का इलाज कर सकती है, तब वो एंटी इंफ्लेमेटरी हो सकती है, तब वही हेल्दी कैटलिस्ट हो सकती है। लेकिन भारत में मसाले नहीं खाने चाहिए। वही तुलसी जब उनके देश में जाए, वही नीम उनके देश में जाए, वही एलोवेरा उनके देश में जाए, वही आंवला उनके देश में जाए, लेकिन वही आंवला हमारे देश में बदबू आती है, बड़ी खराब इस टेस्ट है। इस कदर लोगों को के अंदर एक मिथ डेवलप किया गया और इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी है। समझिए, हम आज चाहते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका अगले भारत में 20 साल बाद किस चीज का बाजार डेवलप होगा उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं महीने के। हम तो आज की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। राइट। वो इतने स्टैब्लिश हैं कि 20 साल बाद जितने भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हो, लोकेशन जा रहे हो, आप अपनी विचार, फीलिंग गुड, फीलिंग पार्टी, फीलिंग लोनली, दुनिया भर के आते हैं ना आपको। राइट। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो, जो बाय कर रहे हो, सब की सब इंफॉर्मेशन, डेटा रिसर्च में जा रहा है। और भारतवर्ष के 20 वर्षों में भारतवर्ष में किस चीज का बाजार डेवलप होगा, क्या फैशन ट्रेंड आएगा, क्या लोग पसंद करेंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। और भारतवर्ष के लोग तो बेचारे आज में लगे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जाग जाओ वीर सपूतों, क्योंकि ये धरती वीरों की है। लेकिन बहुत बड़ी वेदना है और बहुत बड़ा प्रयास करने की कोशिश है। और मुझे नहीं पता क्या होगा, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। मैं तो सिर्फ वो चिड़िया अपने आप को समझता हूँ और मैं ये प्रयास जारी रहूंगा जब तक मेरे जीवन में, मैं कह सकता हूँ जब तक मेरा जीवन है, क्योंकि ये काम मुझे बड़ी संतुष्टि देता है। जैसे मैं इस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे भाव से महसूस हो रहा होगा कि मुझे ये काम करना कितना पसंद है। बिल्कुल सर, लोग माने या ना माने, लेकिन आपने जो जवाब दिया है उस पे लोग सोचने पे एक बार जरूर मजबूर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने अभी हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर बात कही। मैंने देखा है आप अपने एप्लॉम हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम में मोस्टली बोलते हैं 5 नेचुरल मेडिसिन के बारे में। सब वो जानना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, मैं तो बोलता हूँ ना कि अगर आप स्वस्थ हो तो आपको डॉक्टर की जरूरत क्यों। मुझे लगता है इनफैक्ट इतनी बड़ी जरूरत ही नहीं है भारत में। भारत में हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, और वो हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत है। और साथ में जो चीजें हेल्थ को खराब करती हैं उन चीजों को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। जैसे आप सुनते होंगे कि सिंगापुर ने भारत की इस आम को रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका में इस बार नहीं बिक सकेंगे भारत के आम, क्योंकि वहां पे हर एक चीज का एक पैरामीटर है कि कितना किस चीज में पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव पड़ा होना चाहिए। लेकिन अपने भारतवर्ष में क्या ऐसा है संभव? संभव नहीं है। तो भारतवर्ष में ना कोई पैरामीटर है। यहाँ पे जो दुनिया में जो चीजें नहीं बिकती हैं, जो
लाइफ सेविंग ड्रग्स पूरी दुनिया में बैन है, वो भारतवर्ष के अंदर दबा के बिकती है। राइट। ठीक, तो भारतवर्ष में इतने बड़े मेडिकल इंफ्रा की नहीं जरूरत है, जरूरत है हेल्थ एजुकेशन की। और केवल 20 वर्ष हेल्थ एजुकेशन को एजुकेट कर दिया जाए तो अभी से जो पीढ़ियां डेवलप होंगी वो सारी स्वस्थ होंगी, सारी स्वस्थ होंगी। तो 5 चीजें मैं प्रत्येक व्यक्ति को बोलता हूं कि 5 जो प्राकृतिक दवाइयां हैं। सबसे पहली दवाई कि आपको सुबह उठना है, राइजिंग सन देखना है। जो सूर्य नमस्कार जब होता है तो सबसे पहला जो सूर्य भगवान को जब हाथ जोड़ के कहा जाता है ओम मित्राय नमः, तो जो राइजिंग सन है वो मित्र है। आप दोपहर के सूरज के में नहीं खड़े हो सकते, लेकिन राइजिंग सन को आप देख सकते हो, और वही टाइम का एक सन है जिसको आप देख सकते हो। तो और उसी सूरज की किरणों में ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे आपकी बॉडी से हड्डियां तो मजबूत होती हैं, स्किन भी अच्छी होती है, और इवन स्किन का कैंसर नहीं होता अगर आप राइजिंग सन देखो। राइजिंग सन देखोगे, अगर आपके क्लॉक समझिए, सूरज उगा दिन शुरू हुआ, सूरज डूबा दिन समाप्त हो गया। तो अगर आप इस क्लॉक से चलोगे तो आपकी बॉडी क्या है, प्राकृतिक है, किन 5 तत्वों से मिलके बनी जी। सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है। आकाश से, आकाश क्या है, 5 तत्वों में से एक। पृथ्वी जिस पे रह रहे हो क्या है, 5 तत्वों में से एक। जल जिसको पी रहे हो 5 तत्वों में एक। ठीक, अग्नि आपके शरीर के अंदर है, 5 तत्वों में से एक। राइट। और वायु आपके 5 तत्वों में से एक, प्राणवायु। तो सुबह प्राणवायु भी आपको शुद्ध मिलती है, सूरज की रोशनी मिल गई शुद्ध। बहुत जब आपको प्राणवायु मिली, सूरज की रोशनी मिली, तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्वतः तेज हो जाता है। जठराग्नि बिस्तर छोड़ने के 2.5 घंटे के अंदर प्रज्वलित होती है, और अगर आप 9 बजे बिस्तर छोड़ोगे तो नहीं प्रज्वलित होगी, बुझ जाएगी, क्योंकि हर चीज का एक समय है, ट्रेन निकल जाएगी। तो आपको उसके बाद जो भी प्रोसेस है, तो ये आपकी 5 तरह की मेडिसिन हो गई कि सुबह की धूप, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, और एक अच्छी नींद। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कहते हैं ना, एक्सपोजर ज्यादा हो गया इंसान का, तभी स्ट्रेस ज्यादा हो गया। पहले समय में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता था, ज्यादा पता नहीं होता था। अब 1 घंटे अगर वो मोबाइल में स्क्रॉल करता है रील, तो 200 अपने जान पहचान के लोगों को स्टेटस देख लेता है। बोले ये यहाँ घूमने गए, हम घूमने नहीं गए, बोले इस बात का स्ट्रेस हो गया। बोले इन्होंने इस वाली ड्रेस पहनी हुई है, अच्छा इनको पार्टी में बुलाया यार, हमें नहीं बुलाया, इस बात का स्ट्रेस हो गया। दुनिया जहां की चीजें देख ली, किसी का कुछ देख लिया, किसी का कुछ देख लिया, कोई न्यूज ऐसी देख ली, तो उस बात का स्ट्रेस। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीजें आप देखते हो, उनका एक इमेज आपके कह सकते हैं इम्प्रेशन। आप आपके सब कॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीजें आपने देखी हैं पूरे दिन के अंदर, वो एक कहीं ना कहीं इम्प्रेशन उसका रह जाता है। वो इम्प्रेशन ही आपको स्ट्रेस्ड करता है, वो इम्प्रेशन ही आपको एंजाइटी पैदा करता है, वही इम्प्रेशन आपकी नींद खराब करता है। तो मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एमलेस पर्सन ब्रेकलेस कार जीवन भर ठुकती है। तो जो इस तरीके के परेशान लोग हैं वो एमलेस हैं। इफ यू आर फोकस्ड, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। मेरे को पूरा दिन हो जाता, कोई रील देखने की नौबत नहीं आती, मोबाइल देखने की नौबत नहीं आती, लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब देने की नौबत नहीं आती, लोगों के कॉल बैक करने की नौबत नहीं आती। तो पूरा दिन अपने एम को फुलफिल करने को, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में लगा रहता है। तो किसकी रील देखूं यार, खी का वाह क्या हुआ, ऐसा होता था बहुत जोर वाला, वो एक हंसता है वो तेज से रील में, तो किसकी देखें। दूसरा, सोशल मीडिया ज्ञान से ओवरलोडेड है।
तो आपको जो बहुत ज्ञान है वो भी आपको कंफ्यूज करता है। तो अगर 5 चीज़ों को आप सही ढंग से लॉक करो, अपने आप को अलाइन करोगे, सही बुक्स पढ़ोगे, सही दोस्तों की कंपनी में रहोगे, जैसे बनना चाहते हो उन लोगों की कंपनी को एक्सेस करने का प्रयास करोगे, तो साहब नहीं बीमार पड़ोगे। अदरवाइज कोई आपको बीमार होने से रोक नहीं सकता। घर घर में कॉन्स्टिपेशन घुस गया। जब मेरे से कोई इंसान पूछता कि आपकी कंपनी में पेट के लिए क्या है, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूँ, उठते कितने बजे हो? कहता 8 बज जाता है। मैं कहता हूँ एक काम करो, 2 घंटे पहले उठ जाया करो, 6 बजे उठ जाओ। अरे 6 बजे कैसे उठ जाए? क्या हो गया? अरे सोते सोते 12 बजे बज जाता है, तो 10 बजे सो जाओ। 2 घंटे उधर के इधर कर लो और इधर को उधर कर लो। बोले यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं कि वो 10 से 12 कुछ करता है। वो टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा वो। तो अगर वो 10 बजे सो जाए तो 6 बजे उठ सकता है, तब भी 8 घंटे की नींद हो गई। अगर 8 घंटे आप सोते हो तो 33% अपनी जिंदगी में सोने में गुजार दे रहे हो, तो 6 घंटे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। कम से कम 25% जिंदगी आपने सोने में गुजारी। राइट। बहुत से लोग 10 घंटे भी सोते हैं, 12 घंटे भी सोते हैं, जब मौका मिले तब सो जाते हैं। तो वो सोना आपकी लाइफ में, आपको ये देखना कि आप आपके लाइफ के स्पेम जो है आपका है, उसमें कितने परसेंट आप उसको सोने में गुजार रहे हो, कितना परसेंट आप आपके सेल्फ डेवलपमेंट में ग्रोथ में गुजार रहे हो, और कितना आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने में, अपनी किस्मत को क्रिटिसाइज करने में गुजार रहे हो, या दूसरों को देखने में गुजार दे रहे हो कि यार काश मैं ऐसा होता, काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता। ऐसा नहीं होता, काश कुछ नहीं होता। जो भी आपकी लाइफ में होता है वो बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। सर बात करूं, आजकल बहुत ट्रेंड में है जेनजी वर्सेस मिलेनियन। तो बीइंग अ फाउंडर, आपके यहाँ भी बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो मिलेनियन भी होंगे, जेनजीज भी होंगे। तो उन दोनों के साथ काम करके, उन दोनों कैटेगरीज के साथ काम करके आपको क्या लगता है, कैसा वर्क कल्चर रहता है उनका? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जंजी वर्ड जब नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ तभी मैंने सुना कि जंजी भी कोई वर्ड होता है। मुझे तो लगता था सब युवा हैं, वायु का उल्टा युवा। तो इसमें बड़ा वेग होता है, इसको जहां लगा दोगे वहां लग जाएगा। जैसे जब मैं जंजी था 18 साल का, तो मैंने 17 साढ़े 17 साल की उम्र में जब इंडस्ट्री में कदम रखा, मुझे जहां लगा दिया गया, मैं पर्वत लांघ जाने की क्षमता रखता था। उस वेग, वो वेग मेरे अंदर वायु का था और है, तो मैंने वहां लगा दिया। अब मैंने क्या बताया आपको, लास्ट पॉइंट मोबाइल। एवरी किड हैव मोबाइल इन देयर लाइफ, राइट। ये मोबाइल है ना, ये शॉर्ट टेम्पर बनाता। वजह क्या कि हम 10 सेकेंड के अंदर पूरे वीडियो का सार समझना चाहते हैं। आज मुझसे भी कहते हैं पॉडकास्ट थोड़ा छोटा किया करिए ना, लंबा बहुत हो जाता है। मैं कहता हूँ यार एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बात करें, घंटा सवा घंटा तो हो ही सकता है, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले 3 साढ़े 3 घंटे की फिल्में थी, फिर 2.5 घंटे की हुई, फिर एपिसोड्स आए, फिर सीरीज आ गई 25-25 मिनट की, कि उसमें एपिसोड हो गए सीरीज के अंदर। अब व्यक्ति रील में पूरा मजा लेना चाहता है। मतलब अगर कोई डांस कर रहा है तो 5 मिनट का गाना डांस देखने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको 15 सेकंड में मजा चाहिए। राइट। तो ये जो शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम हुआ है ना, ये इंसान को शॉर्ट टेम्पर बना दिया। पेशेंस है नहीं। जो एजुकेशन मुझे मिली, जहां मैं पढ़ा, जिन बुद्धिजीवियों के बीच में मैं पढ़ा भला, वहां वो नहीं बने। मैं एक तरीके की जॉइंट फैमिली में रहा, वो एकल परिवार में रहे। आज के समय में तो लड़की का बाप भी तो सोचता है कि परिवार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरी बिटिया इतने लोगों का काम नहीं कर पाएगी, है ना। राइट। जो एकल फैमिली, उसने किसी को देखा ही नहीं, न चाचा है, न बुआ है, न मौसी है, न मामा है, न दादी है, न दादा है, न कोई पड़ोस है। बताइए ना कितने पड़ोस में एक दूसरे से कोई संपर्क रखता है? बहुत रेयर।
पहले क्या था, जो एकल परिवार होते थे, जो जॉइंट फैमिली होती थी, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते थे। मुझे याद है, मैं जब अपने बाबा के पास होता था तो मुझे बाबा कहानी सुनाते थे, दादी कहानी सुनाती थी, बुआ कहानी सुनाती थी। ठीक। हम्म, आज कौन बच्चा अपने माता पिता से भी कहानी सुनता है, या कौन माता पिता अपने बच्चे को कहानी सुना रहा है? कोई नहीं। माँ के पास अलग मोबाइल, पिता के पास अलग मोबाइल, बच्चे के पास अलग मोबाइल, तीनों एक ही बेड पे एक ही सोफे पे चाहे बैठे हैं, लेकिन तीनों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। दूसरा, बच्चे का टेम्परामेंट, क्योंकि बचपन से वो न्यू पढ़ी नहीं, उसने देखा नहीं, वो टेम्परामेंट ही नहीं कि आपसे वो कहानी सुने। ठीक है। तो आज के समय में राम के जीवन का क्या संघर्ष था, कृष्ण के जीवन का क्या संघर्ष था, या राणा प्रताप के जीवन का क्या संघर्ष था, विवेकानंद के जीवन ने क्या जीवन के लिए संदेश दिया, तो आप पूछिए ना, चौराहे पे खड़े हो जाइए और जंजी से पूछिए, स्वामी विवेकानंद के कुछ संदेश पता है क्या? उन्होंने क्या कहा था? उठो, जागो, अपने लक्ष्य का पीछा करो, और तब तक मत रुको जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। राइट। किसको याद है? तो जो एजुकेशन है ना, हमने सोच लिया कि भाई साहब हम कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, हमारा लड़का फर फर अंग्रेजी बोलता है और बड़ा योग्य है, समझ रहे ना? राइट। तो ये जो थॉट प्रोसेस डेवलप, ये भी वेस्टर्न मेंटालिटी डेवलप की गई। आपको बताऊं, चाइना में जाइए, हर व्यक्ति चाइनीज बोलता है। जापान में जाइए, हर व्यक्ति जापानीज बोलता है। वेरी ट्रू। अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है। लेकिन भारत का हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझता है। मैंने आज तक नहीं बोली। और मैं CMS जैसे स्कूल के अंदर विनीता कामरान मैम से के पास जहाँ बैठ के, जहाँ पे हिंदी बोलना अपराध है, मैंने कहा मैडम हिंदी में बात कर सकते हैं, मेरी मातृभाषा में, तो मैम आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी। मैंने जानबूझ के कहा। क्यों? क्योंकि मातृभाषा केवल एक दिन नहीं हिंदी दिवस मनाने से होती है। लिखोगे हिंदी माथे की बिंदी, अब पूरे दिन किट 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 करोगे तो, और क्या अंग्रेजी? भाई साहब कौन सी लैंग्वेज बताइए, अब मैं बताऊं आपको ट्रांसलेट करके, या मैं एक लैंग्वेज में बोलूंगा अपनी में और मैं कहूंगा इसको स्पेनिश में कन्वर्ट कर दो, तो स्पेनिश में बताएगा। स्पेनिश वाला लाओ मुझको कन्वर्सेशन, AI टेक्नोलॉजी के फोन आ गए, उधर स्पेनिश में बोलेगा, मैं हिंदी में लगा के सुनूंगा, और मैं हिंदी में बोलूंगा, उसको स्पेनिश में सुनाई देगा। राइट। क्या रह गया भाई साहब आपकी नॉलेज? अगर आपने अपनी संस्कृति को त्यागा तो ये समझ लीजिए कि इससे ज्यादा बड़ा आप आपके जीवन में कोई भी अपराध नहीं करते हो। तो ये मेरा यही मानना है। तो ये जो जंजीज है नहीं, सब युवा हैं, ये जंजी, ये जो दुनिया के उसके बाद के क्या आएंगे, उससे पहले क्या थे, ये फालतू के, मैं इस सब चीज के में नहीं पड़ता। प्रत्येक बच्चा युवा है, उसमें वायु का वेग है, उसको सही मार्गदर्शन और अलाइन करने की जरूरत है। उनमें जबरदस्त फोर्स है। अगर उसको अच्छी ताकतें अलाइन करेंगी तो वो अच्छा करेगा, और बुरी ताकतें अलाइन करेंगी तो बुरा करेगा। तो ये उसको जो डायरेक्शन चाहिए युवा को, और कुछ नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। मैं यही जंजीज के ऊपर कहना चाहूंगा। सर, अपलॉम हेल्थ केयर एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जी, और आजकल नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सी ऐसी सीरीज बन रही हैं जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही हैं, पर वहीं कहीं एक मूवी आई थी जय हो, जिसमें सलमान खान जी थे, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया उस मूवी ने, बट वो फ्लॉप हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहूंगा कि दूध पीना सबको पता सेहत के लिए अच्छा होता है, कितने लोग पीते हैं। एक माँ दूध का ग्लास लेके अपने बच्चे के पीछे पीछे भागती है, वही बच्चा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास बॉटल के लिए जमीन में लेट जाता है। तो पॉजिटिविटी बहुत स्लो स्प्रेड करती है, और निगेटिविटी तो संसार में है ही। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा हो तो डार्कनेस तो है ही। राइट। तो निगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगते। किसी ने भी आज तक किसी को एजुकेट नहीं किया होगा कि सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, जुआ खेलना है, बार में जाना है, डांस देखना है, कहा किसी ने? नहीं। लेकिन बहुतायत मात्रा में है कि नहीं है? राइट। तो ये निगेटिविटी स्प्रेड
आसानी से होती है। वजह क्या है? संसार निगेटिविटी के अधीन है और आप सूरज निकलने का इंतजार करते हो, अंधेरा तो है ही। तो वैसे ही मैं इस बात से बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि कौन क्या बोलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कोई इंसान भगवान की मूर्ति को भी तो पत्थर कहता है, राइट। और कोई इंसान उसी मूर्ति को शंकर कहता है, उसी को कृष्ण कहता है, उसी को दुर्गा कहता है, कोई तो पत्थर कहता है। तो जो कहते हैं, मुझे लगता है वो अवसादग्रस्त लोग हैं। कहते हैं ना, जिनको आधार विहीन, मैं उनको यही कहूँगा। और समय आने पे समय ही जवाब दे तो बेहतर है, हम जवाब दें तो मुझे लगता बेहतर नहीं है। और मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो हम उन्हीं पत्थरों से अपने लिए रास्ता बनाएंगे। दूसरों के लिए यह बिजनेस होगा। मैं कहता हूँ ये बिजनेस भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स हैं। और देयर इज नो वे इतने बड़े देश को, 150 करोड़ के देश के लोगों को रोजगार दिया जा सके। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एकमात्र जरिया है जो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सकता है और उसके घर पैसे वापस ला सकता है। हंसने के लिए तो भगवान राम पे भी लोग हंसे, कृष्ण पे भी हंसे, और आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी हंसते हैं। नहीं हंसते क्या? बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी किसी से लड़ने तो नहीं जाते, किसी को जवाब देने तो नहीं जाते। वो 75 वर्ष प्लस की आयु में भी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि स्वयं को प्रूफ करना महत्वपूर्ण है। समय जवाब दे, आप जवाब न दें। वो अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। सर, आपने जैसे अभी बताया कि सरकार कई सारी योजनाएं लाते हैं जनता के लिए, उसमें से एक योजना है आयुष्मान कार्ड। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आयुष्मान कार्ड जो है, जैसे सरकार ये सोचती है कि देखिए, समझने का प्रयास करिए, वी ऑल आर ह्यूमन। जैसे अभी आपने बात की योजनाओं की, एक तो सबसे बड़ी चीज योजना कैसी होनी चाहिए। योजना कुछ उस तरह की होनी चाहिए कि आप प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक नजर से समान दृष्टि से देखो, चाहे वो पैसा कमा रहा हो या वो नहीं कमा रहा हो। और योजना यूनिवर्सल होनी चाहिए। राइट। अब आपने कहा कि आपका, सपोज आयुष्मान कार्ड की आपने बात की, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? आप कितनी सैलरी कमाते होंगे? 30-35 हजार, 40 हजार रुपए किराए पे रहती हैं, आने जाने का ट्रेवल एक्सपेंस है, रोज के खाने का एक्सपेंस है। राइट। तो आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? तो योजना तो समान होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्थिति, जितना आयुष्मान कार्ड के लिए आपने बजट सैंक्शन किया है, उतना हेल्थ एजुकेशन के लिए क्यों नहीं किया? शिक्षा पद्धति में वो चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही जिससे लोग बीमार ना पड़े, या बीमार करने वाले कारण जो हैं उनका निवारण क्यों नहीं किया जा रहा? कितना बोझा सरकार खुद की पीठ पे डालेगी, और वो बोझा किसी और का नहीं है, टैक्स पेयर के ऊपर बोझा है, जो टैक्स भर रहे हैं। और फिर जो करोड़ों रुपए का ITR भर रहा है, उसका क्या कसूर है कि उसका आयुष्मान कार्ड नहीं है? कोई कसूर है क्या? कोई कसूर नहीं। तो योजना, मुझे ऐसा लगता है, यूनिवर्सल होनी चाहिए। दूसरा, लोगों को डिपेंडेंट बनाने के बजाय इंडिपेंडेंट बनाने की योजना होनी चाहिए कि साहब, कैसे आप आपका घर परिवार बेहतर चला सकते हो, रोजगार के साधन उत्पन्न कराए जा सकते हैं। राइट। तो योजना इस प्रकार की बननी चाहिए। खैर, कहते ही हैं ट्रकों के पीछे लिखा ही रहता, आपने भी पढ़ा होगा, 100 में 90 बेईमान फिर भी भारत देश महान। अब योजना आई आयुष्मान कार्ड की, बढ़िया योजना, चलो ठीक है, गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। अब गरीब को कुछ नहीं पता, रिपोर्ट आई,
उसी अस्पताल में रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट में बना दिया तुम्हारे पेट में स्टोन है नहीं, अल्ट्रासाउंड हुआ है, रिपोर्ट में बना दिया, और गरीब आदमी को पढ़ना नहीं आता रिपोर्ट, हॉस्पिटलाइज हो गया बंदा, ऑपरेशन हो गया, और आयुष्मान कार्ड से पैसे आ गए। आज पता है आपको एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात बताऊं, सरकारी अस्पतालों में वैकेंसीज खाली हैं और सरकार 4 से 5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे डॉक्टर्स को हायर करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए कि उनको हायर किया जा सके। ताजुब है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सब प्राइवेटाइज जाना चाहते हैं, प्राइवेट। उनको पता है कि 100 पेशेंट डेली देखेंगे, 500 से 1000 रुपए, कम से कम 500 रुपए मरे गले डॉक्टर की भी फीस है, और 1000, 2000, 3000, मैं लखनऊ के अंदर सीजी अग्रवाल साहब बैठते हैं, 3000 रुपए फीस लेते हैं और दिन के 100 पेशेंट देखते हैं, और कहते हैं कि 20 ही देखते हैं। 20 देखते नहीं है, पेंसिल से लिखे रहते हैं, क्योंकि छापा पड़ सकता है, क्योंकि हम तो रात में 2-2, 3-3 बजे तक नंबर लगाए ना उनके यहाँ। तो 500 रुपए फीस है, दिन का 100 पेशेंट देखता है, कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। और जिस कंपनी की दवाई भेज रहा है वो सिंगापुर यूरोप घुमा रही अलग। राइट। तो क्यों मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन करूं जिसमें मंत्री हमारा बॉस है, सीएमओ हमारा बॉस है, हर समय नकेल कसी रहेगी। प्राइवेट अपना क्लिनिक ना खोल लूं, अस्पताल ना खोल लूं, समझिए। और फिर आयुष्मान कार्ड तो सरकार ने इंट्रोड्यूस ही कर दिया, बेवजह स्टोन निकालेंगे, बेवजह गॉल ब्लैडर निकालेंगे, बेवजह ये करेंगे, बेवजह। देखिए, अपवाद हो सकता 2-4 सही हो, लेकिन आयुष्मान कार्ड का हमारे देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर को पता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आ जाएगा, एडमिट करो ना इसको, सरकार से पैसे आते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो अप्रूवल दिया जा रहा है, मुझे लगता है बैन कर देना चाहिए। आयुष्मान कार्ड का केवल उपयोग सरकारी अस्पतालों में कर सकते हो। और इतने पैसे बनाइए ना अस्पताल, दीजिए ना फैसिलिटीज। तो ये जो सिचुएशन इज वेरी बैड। तो मतलब इसी तरीके से यार सब जुगाड़ बना रहे, हर कोई ये सोचता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कैसे जुगाड़ बनाए। बात, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत शुरू किया, कहां स्वच्छ हो गया भारत? कौन सा कोना भारत का स्वच्छ हुआ है? कहीं देश का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है? न्यायालय। जाके केसरबाग कचहरी देख लो, बहुत मेसी है। ऐसा कौन सा कोना है जहां पे थूका नहीं है? कहां पे स्वच्छ हुआ? वहां पे न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं भाई, वहां पे तो डिसिप्लिन हो सकता है ना। कोई कोना स्वच्छ नहीं हुआ। लोगों ने झाड़ू पे, फावड़े पे कमीशन खा डाला, हजारों करोड़ रुपए जो आए उनमें खूब अपने जुगाड़ किए, डस्टबिन से लेकर हर जगह। यही करप्शन रोकना स्ट्रिक्टली मतलब जरूरी है। जितने देश में आजादी के बाद से अब तक के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हुए हैं, सबसे पूछा जाए कि भाई तुमने इतनी संपत्ति कहां से बनाई? तुम नेता हो, देश की सेवा करने आए थे, तुमने अलग अलग वेंचर कब बनाने का तुम्हें समय मिल गया? फिर सेवा कब की? तो इस मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ज़्यादा कहूँगा तो मेरा हो सकता है घर पे बुलडोजर चल जाए, व्यवसाय बंद हो जाए, हमको ही 2-3 मुकदमों में और फंसा दिया जाए। तो आई एम डोंट वांट टू से मोर देन दिस। बट अगर आपने सवाल मेरे से पूछा, क्योंकि मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो मेरे मन में भी यही आया कि 3 चीज़ें हैं, एजुकेशन, करप्शन और बराबरी। ला के दे दो, सब सही हो जाएगा भारत में। केवल टोल टैक्स कलेक्शन देख लेना हिंदुस्तान में कितना आंखें की खुली रह जाएंगी कि भारतवर्ष में केवल टोल टैक्स कलेक्शन पर डे कितना होता है, मंथली कितना होता है, ईयरली कितना होता है। आपको समझ आ जाएगा। दूसरे कईयों देशों के साल के रेवेन्यू नहीं है टोल कलेक्शन जितना भारतवर्ष का टोल कलेक्शन है डेली का। साल के रेवेन्यू नहीं है, लेकिन वो कैसे हैं और हम कैसे हैं।
तो भारत देश गरीब नहीं है, भारत देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। आज भी इस बात को मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं। और 10 वर्षों में विकसित भारत बन जाएगा, मात्र 47 तो दूर की बात है, 37 में बनेगा। बस मोदी जी इन चीजों पे विचार कर लें। सर अभी जैसे आपने बातें की भारत सरकार पे, तो अगर हम देखें आज के इस समय में सबसे जो दो मेजर चीज़ें फेस हो रही हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उस पे आप क्या कहेंगे? आपको मैं एक पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने पूछा है, मैंने न्यूज़पेपर से निकाली थी। ये दैनिक जागरण की है, स्क्रीनशॉट ऑनलाइन जो दैनिक जागरण पढ़ा जाता है ना मोबाइल में, उसका है ये। लिखा है 60 लाख के करीब पहुंची लखनऊ की आबादी। 2011 में की जनगणना में 28 लाख थी पॉपुलेशन। 15 साल में 2 गुने से अधिक लखनऊ की पॉपुलेशन हुई। कितनी हुई? 32 लाख लोग बढ़े। राइट। तो भारत में भी तो 2 गुनी हुई ना 15 सालों में। 1997 में कहा जाता है 100 करोड़ हुए थे, अभी 151 154 करोड़ बताते हैं। एग्जैक्ट डेटा मेरे ख्याल से 150 करोड़ प्लस है। अब मुझको बताओ, ऐसा कौन सा काम कर दोगे 20 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे दोगे? कौन दे देगा? कोई है जो दे दे? नहीं दे सकता। तो पॉपुलेशन वरदान भी है, पॉपुलेशन अभिशाप भी है। और 15-20 वर्षों में इतनी भीड़ लखनऊ के अंदर हुई है, और दिल्ली तो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। दिल्ली बम्बई ट्रेन की हालत देखते ना, दिल्ली बम्बई की हालत देखते ना, मेट्रो की जो लोकल ट्रेनें चलती वहां पे। तो मुझे तो लगता, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। जमाने हो गए बम्बई जा गए, जमाने हो गए दिल्ली गए। वो बोले बिजनेसमैन आ जाओ, मैंने कहा वर्चुअल मीट कर लो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी भेज देंगे तुमको, हम ना जाएंगे कहीं। तो स्थिति ये हो गई ना। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो रोजगार कहाँ से आएगा? दूसरा, ये जो एआई वाले हैं ना, ये भस्मासुर है। इन्होंने अपनी ही बनाई व्यवस्था से इन्होंने अपना ही नाश किया हुआ। केवल अपना नाश नहीं किया, इन्होंने सारे डिजाइनर खत्म कर दिए, स्क्रिप्ट राइटर खत्म कर दिए, प्रूफ रीडर खत्म कर दिए, ट्रांसलेटर खत्म कर दिए। इन्होंने ना जाने कितनी लोगों की लाइफ को इन्होंने इफेक्ट कर दिया। आज ओरेकल कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसने 33,000 एम्प्लॉयज को अपने एक साथ निकाल दिया। पुणे की एक कंपनी बहुत बड़े स्टाफ के साथ रातों रात बिना नोटिस पीरियड दिए बंद हो गई। जमाने हो गए। पहले आप जब सड़क पे गुजरती होंगी तो शायद आपने नहीं देखा हो, मैंने देखा मेरे कॉलेज के बाहर तमाम सारी नौकरी के की दुकानें मिलती थी, जहाँ पे नौकरी के फॉर्म मिलते थे। आज के समय में कहाँ मिलते हैं? कहीं नौकरी निकल रही? नहीं। टैक्सी का बिजनेस समाप्त हो चुका है, कारपोरेट में चला गया। अभी तो जो सब्जी बेच रहा है ना नुक्कड़ पे, उसके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आज के समय में धनिया भी ऑनलाइन मंगाई जा रही है, दूध भी ऑनलाइन मंगाया जा रहा है, ब्रेड भी ऑनलाइन मंगाई जा रही है। तो जो नुक्कड़ पे ग्रोसरी शॉप है ना आपकी, शुक्ला जी की, गुप्ता जी की, पंडित जी की, उनकी जिंदगी खतरे में है। तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। और ये जो बेरोजगारी है ना, ये बहुत बड़ा चिंता का सबक है, बहुत बड़ा चिंता का सबक है। भारतवर्ष में करोड़ों बच्चे आज के समय में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए या ये जो ऑनलाइन कंपनियां, इनके लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, टैक्सी स्कूटी चला रहे हैं। पता है आपको? करोड़ों बच्चे भारतवर्ष में। तो ये बेरोजगारी नहीं है क्या? यही बेरोजगारी है, और ये भविष्य में और विकट होने वाली है। इसको कोई नहीं रोक सकता। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। दूसरा, आपने कहा महंगाई, तो जाहिर सी बात है 50 करोड़ आदमी बढ़ा है, सामान तो उतने ही है ना, प्रोडक्शन तो उतनी ही, कितना बढ़ा लोगे? फिर कारपोरेट के लोग बैठे हुए हैं, उनको
आपदा में अवसर है। तो महंगाई तो ये हमने चीज एक डेवलप की, हम कितने की बेचना चाहते तो हमारा राइट है ना, कोई सरकार का नियम थोड़ो। एक मल्टीविटामिन जो मेडिकल शॉप में बिक रही है 20 रुपए की, 200 रुपए का पत्ता, उसकी कीमत कितनी है किसको पता? राइट। उसकी मर्जी जितने की बेचे। ठीक, सरकार को टैक्स से मतलब है, तो तुम्हारी मर्जी जितना मर्जी है बेचो, तो उसका कोई राइट तो है नहीं ना। अभी जैसे वार हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि यार वार का कारण तो केवल प्लास्टिक या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे होना चाहिए ना, आमले पे क्यों है? True. आमला महंगा हो गया, शहद महंगा हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज, हर चीज हर व्यक्ति ने महंगी कर दी, महंगी कर दी। अब आपको क्या लगता है वार इम्पैक्ट खत्म हो गया? तेल के जहाज जाने लग गए, सस्ता होगा? नहीं। तो भारतवर्ष में आपदा एक अवसर है। यहाँ पे मोरल वैल्यूज की बहुत कमी है, जिसको लोगों को सिखाने की जरूरत है, और जरूरत वो सिखाया सिर्फ स्कूल से जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां से एक बच्चे को तैयार किया जा सके, एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। और वो स्कूल व्यवसायी हैं, और वो व्यवसाय जो करने वाला, जैसे शिक्षा व्यवसाय में परिवर्तित है, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति किसी को अच्छा इंसान नहीं बना सकता, जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति किसी को स्वस्थ नहीं कर सकता। हाँ, आप कह सकते हो कि आप भी तो व्यवसाय करते हो, तो मैंने कहा, मैं तो 5वीं जब एप्लॉम की एनिवर्सरी थी तो मैंने उस दिन स्टेज से बोला था, लोगों को संन्यास में व्यापार नजर आता है, मुझे व्यापार में संन्यास नजर आता है। तो आई श्योर कि मैं पिछले 18 वर्ष से एप्लॉम हेल्थ केयर में दिन रात लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे सैकड़ों प्रेजेंटेशन पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसमें देखिए कि पुष्कर मिश्रा कितनी व्यवसाय की बात करते हैं और कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, और आज से नहीं, जमाने से पड़े हुए। तो ठीक है, सोचने के लोग सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। चिड़िया मैं बनने का प्रयास जरूर करूंगा, जो भारतवर्ष में ये जो आग लगी है उसको प्रयास करूंगा कि बुझा सकूं। अगर आपको मौका मिले तो ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी जो आप बदलना चाहेंगे? मैंने बोला आपको 3 चीजें बदलनी है, तो सबसे पहली चीज तो मैं एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूंगा। चाइना के बारे में मैंने किसी को सुना, अश्विनी उपाध्याय जी एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर देश हित में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना भी गुलाम रहा। आपको पता है चाइना भी गुलाम था? नहीं। भारतवर्ष में जैसे गुलाम था, जैसे भारतवर्ष जैसे गुलाम था, वैसे चाइना भी गुलाम था। लेकिन चाइनीज को किसी को नहीं पता कि चाइना गुलाम कभी रहा। किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसे ही चाइना को आज़ादी मिली, भारत को 1947 मिली, आई थिंक चाइना को 1950 1-2 साल बाद मिली थी, आज़ादी मिली। चाइना ने तुरंत सारी किताबों से हटा दिया और कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम एक गुलाम देश थे। किसी की भी निशानी नहीं रखी जिन्होंने हम पे राज रख किया। आज भारतवर्ष में आज भी लॉर्ड वर्ड उन अंग्रेजों के आगे लिखा है, राइट, जिन्होंने हमारे देशवासियों में, हमारे देशभक्तों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया है, कितनी यातनाएं दी हैं सेलुलर जेल के अंदर, हिस्ट्री बुक्स में लिखा रहता था लॉर्ड फलाना। हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते उन कुत्तों का, ठीक है, आज भी लिखा है। कितनी सड़कें उन लोगों के नाम पर हैं। राइट। तो चाइना ने गुलामी की निशानियों को मिटाया है और भारतवर्ष में गुलामी की निशानियों को सजाया है संग्रहालय बनाकर। तो मानसिकता क्या डेवलप हुई। आज इस भारत के आदमी को जरा इंडिपेंडेंट होने की बात करो, मोटिवेट करते रहो, तो वही हालत होती, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस कड़ी पगुराए। कुछ नहीं समझ आता किसी को कि मोटिवेट।
और आता भी तो सोचता है ला इसमें इसका क्या फायदा होगा, राइट। वो हमारा फायदा देखता है, तो हम उसको फायदे बताते हैं, तो फायदे के बाद वो सोचता है कि यार हम अंत में तो चलिए फ्री है ये तुम्हारे लिए, कहता है फ्री दे रहा है इसमें भी इसका कुछ फायदा होगा, तो वो वहां तक सोचता है, क्योंकि मानसिकता गुलामी की डीएनए में डाल दी गई कि हम पे इन्होंने राज किया, हम पे उन्होंने राज किया, हम इतने वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, इतने वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे, यही पढ़ाया गया, यही बताया गया, यही आज भी किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को जैसा बदलने का कुछ मिले तो मैं एजुकेशन सिस्टम बदल दूं, और एजुकेशन सिस्टम जो नौकरी देने वाला सिस्टम है और सबको जो नौकरी प्रधान बना दिया गया देश को, उस नौकरी प्रधान देश को बनाने के बेहतर स्किल प्रधान देश बना दें कि हर बच्चा स्किल्ड हो, हर बच्चा जो करना चाहे करे। आज एआई के युग में क्या एजुकेशन रह गई, क्या वैल्यू रह गई एजुकेशन की, आप मुझे बताइए। कितनी अच्छी ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं बताइए, किस सब्जेक्ट पे करना चाहती बताइए। तो एजुकेशन तो की एक लिमिट हो गई ना, राइट। तो सबसे पहला तो जो सिस्टम है, जो लकीर का फकीर बना हुआ, उसको चेंज करने की जरूरत। दूसरा मेडिकल सेक्टर, क्योंकि रक्षा बजट के बाद भारत का दूसरे नंबर का बजट है मेडिकल बजट, जिसको बचाया जा सकता है। भाई बीमार ही नहीं पड़ो, बीमार ही नहीं पड़ो तो आपको इलाज कराने की जरूरत नहीं। तो देश को अवेयर करना, हालांकि मोदी जी ने विश्व योग दिवस अभी कल गया, राइट। तो मोदी जी जो भरसक प्रयास कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। वो स्वदेशी अपनाओ, जितना कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, सब जान झोंके हुए हैं वो, लेकिन उसको जमीनी कार्रवाई पे लाना कि जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका प्रयोग बैन हो जाए। जैसे भारतवर्ष में पहले सब ऑर्गेनिक खाते थे, ऑर्गेनिक खेती होती थी, ऑर्गेनिक चीजें होती थी, वो हो जाए। पैरामीटर्स बैन किए जाएं, तो हेल्थ के ऊपर भयंकर तरीके से काम करने की इस देश में जरूरत है। नहीं तो मुझे तो तुलसीदास जी ने कहा था, बोले कलयुग आएगा तो कैसे पता चलेगा कलयुग। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भैया कलयुग आएगा तो बताओ कैसे कलयुग पता चलेगा, कैसे जानोगे कलयुग आ गया। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि जब आदमी गाय छोड़ के कुत्ता पालने लगे तब समझ लेना कलयुग आएगा। और आज के समय में दृश्य देख रहे हैं, कुत्ता बच्चा हो गया, बेटा हो गया, ठीक, साथ खा रहा, साथ सो रहा, साथ रह रहा, राइट। गाय गोबर छी, कुत्ता कौन सा सोच के आता है? कैसे पूछते हैं लोग। तुलसीदास जी की ये बात एकदम यथार्थ है कलयुग के अंदर। दूसरी बात कही थी कि जब दूध को दरवाजे दरवाजे जाके बिकना पड़ेगा और मदिरा एक जगह खड़े होके बिकेगी, तब समझ लेना कलयुग आ रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही थी जो बहुत सोचनीय है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास ने कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि जब व्यक्ति की आयु कम होने लगे तब समझ लेना कलयुग आ रहा है। आज के समय में युवा बच्चों को जो हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, क्या नहीं हो रहा, जाके देखिए ना इस हॉस्पिटल्स के अंदर, देखिए ना। हमारे पूर्वज 100 वर्ष जीते थे, हम जिएंगे। तो जब आयु कम होने लगे तब कलयुग आ रहा है। तो ये जो कलयुग है, जो पाप का बाप क्या है? लालच। राइट। और प्रत्येक व्यक्ति लालचग्रस्त है कि साहब कमीशन नहीं आया अभी तक, साइन नहीं होगा, पैसा नहीं अंडर टेबल दिया, नहीं होगा। कोई काम बिना पैसे के नहीं होता इस देश के अंदर। मरने जाओ तो भी वहां भी एडिशनल वो जो जलाने से पहले ले रहा है, ठीक है, तो पर्ची जल्दी कटेगी, जगह मिल जाएगी, वहां भी तगड़ा नंबर है। तो जो मोरल वैल्यूज हैं वो डे बाय डे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इन चीजों को हमें 100% सुधार करना है। और तीसरा जो एकदम स्ट्रिक्ट रूल, नो इफ नो बट। करप्शन, जैसे दुबई में कोई छेड़ के दिखा दे लड़की, राइट, है हिम्मत, नहीं, थूक के दिखा दो। हर
कैब पे कैमरा लगा हुआ है दुबई के अंदर और उसका सर्विलांस सीधा दुबई पुलिस के पास है। हर कैब में आगे और पीछे डैशबोर्ड ये दोनों साइड कैमरा लगा हुआ और पूरी दुबई के सारे कैमराज का सर्विलांस दुबई पुलिस देखती। करके दिखाओ ना क्राइम, थूक के दिखा दो कहीं पे, तुम हिम्मत हो तो। यही भारत का आदमी दुबई जाता है, दुबई क्या साफ सुथरा, अपना एयरपोर्ट से निकला दिल्ली से बाहर तुरंत वहीं है सड़क पे खुद थूकता है, कनॉट प्लेस पे बीचों बीच चौराहे पे, यहां हजरतगंज में सड़कों पे चलते चलते। तो क्या ना, स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइंस, रूल्स, ट्रैफिक रूल, पुलिस का रूल के साथ ब्रेक किया तो 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, चला ही नहीं सकती गाड़ी, आपकी गाड़ी सड़क पे आ ही नहीं सकती। अभी देखिए ना, सब हॉर्न बजाने बंद कर देंगे, सिग्नल तोड़ने बंद कर देंगे, सब सही कर देंगे। एक लाइन है, भगवान राम जो है जब श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहे थे तो भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे, 3 दिन उपासना किए और समंदर से रास्ता मांग रहे थे। तो जब समंदर से ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने अपना बाण निकाला और कहा अभी तुम्हें समंदर सुखा देंगे। और समंदर हाथ जोड़ के दंडवत हो गए भगवान राम के कि ऐसा मत करो। तो यहाँ पे जो भारतवर्ष है ना, यहाँ का व्यक्ति तब तक दंडवत नहीं होगा, तब तक सुधरेगा नहीं, जब तक उसके अंदर भय व्याप्त नहीं होगा कि इसका दंड ये है। और दंड धन नहीं होना चाहिए। वो तो कहेगा हाँ, वो जो पुलिस वाले आज के समय ट्रैफिक पुलिस वाले सब स्कैनर लेके खड़े हुए, बोले तुरंत पैसा दो, बोलो धन नहीं है इसका, 6 महीने गाड़ी ये सड़क पे नहीं आएगी, ये व्यवस्था बना दीजिए। अभी देखता हूँ कौन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, कौन ओवर स्पीड चलता है, कौन हॉर्न बजाता है, सब सुधर जाएगा। तो ये मतलब मेरे को अगर 3 चीजें बदलने का मौका मिले तो मैं इन्हीं 3 चीजों के ऊपर फुल फ्लैश काम करूंगा, सब सुधर जाएगा, कुछ नहीं बुरा रहेगा। आई थिंक कुछ रह जाएगा तो बाकी और भी लोग बताएंगे भाई ये भी करो, राइट। तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ईमानदार आदमी इस देश में कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि लोग अगर हो भी गया तो वही होगा। मेरे जानने वाले आईएएस हैं, वो बहुत ईमानदार, उन्होंने बड़े योजनाएं की, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, जो चीज़ें सरकार के उस पे थी उन्होंने हित में काम की, जो हित में थी समझाने का प्रयास किया गया, डिपार्टमेंट से अपने विरोध लिया, सरकार से विरोध लिया, आज ऐसे जगहों पे डाल दिया गया है उनको जिस पोस्ट की कोई मतलब भारत में जरूरत ही नहीं उस पोस्ट की। ठीक है, मैं नाम और डिपार्टमेंट वो सब नहीं जारी करना चाहता हूँ। तो इस देश में ये व्यवस्था है, व्हाट यू डू व्हाट आई डू। बस मैं तो सीधी इस बात कहता हूँ कि मैं एक अदना सा इंसान हूँ, ईश्वर ने मुझे यह जीवन दिया है, मैं इस जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। और मेरी आइडियोलॉजी ये है कि जहाँ पे मुझे बुरी चीज़ दिख रही है, मैं तो चिड़िया की आंख बन के जंगल की आग बुझाने का जब तक जीवन है तब तक प्रयास करूँगा। बाकी हरी इच्छा हरि अनंत, हरि कृपा अनंत। अगर उनकी कृपा हुई तो सब अच्छा होगा और प्रयास सफल होंगे, बाकी तो फिर उन्हीं की इच्छा, जो वो चाहे वो करे, प्रभु से बड़ा कौन है। सर, आज के इस पॉडकास्ट में आप कोई अपनी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज जो देना चाहते हो? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, रह क्या जाएगा जो नाम है आपका। तो इस नाम को आप किस तरीके से चाहते हो याद रखा जाए, उस भांति काम करो। और जो भी काम आप आपके देश के लिए, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता, तो अपने राष्ट्र के लिए कर सकते हो, जो उसके बेटरमेंट के लिए है, करने का प्रयास करो। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, कोई राष्ट्र स्वयं का निर्माण नहीं करता। जो राष्ट्र के वासी हैं, जो राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उनसे राष्ट्र का नाम और उसकी पहचान होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह पे जहाँ पे भी है
पूरी जिम्मेवारी के साथ में अगर कदम बढ़ाता है, काम करता है, तो निश्चित तौर पे भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ और हम सबके कंट्रीब्यूशन से रह सकता है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आभार बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पैक्ड डिस्कशन रहा है। आपसे काफ़ी कुछ जानने को मिला, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी पता चली। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत मुझसे बात करने के लिए।